लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था कि टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी है और सिंपल हम इसको मोमेंट भी कहते हैं। और इसी से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन और मोमेंट आर्म हमने डिस्कस किया था। उसी की फर्दर डिस्कशन है आज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मोमेंट के लिए एक प्रिंसिपल बना हुआ है। उस प्रिंसिपल पे मूव करने से पहले हम दो टाइप्स डिस्कस कर लें। मोमेंट की दो टाइप्स हैं। उसके लिए उन टाइप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें क्लॉक की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि क्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करती है। क्लॉक जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है उसको हम कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉक के जो हैंड्स हैं, जो आर्म्स हैं, वो जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं हम उस डायरेक्शन को कहते हैं इट इज़ क्लॉक वाइज। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो होती है, जो इस तरह हम शो कर सकते हैं इस एरो के साथ, दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में क्लॉक की आर्म्स मूव करती हैं, रोटेट करती हैं, और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन है जो उसके ऑपोजिट है। क्लॉकवाइज के लिए हम शॉर्ट फॉर्म CW भी लिख सकते हैं और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए हम लिख सकते हैं CCW। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एरो शो करें, दिस विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस विल बी काउंटर क्लॉकवाइज। यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन शो करें, इट विल बी क्लॉकवाइज एंड दिस विल बी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टॉर्क में इस क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज का क्या इफ़ेक्ट है? अगर हमारे पास ये एक बीम है और उस बीम पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है राइट साइड पे, और इसी तरह उसी बीम पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है लेफ़्ट साइड पे, और ये बीम इस पॉइंट के अगेंस्ट जो है रोटेट कर सकता है। यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस फोर्स की वजह से अगर बीम रोटेट करे तो इसकी डायरेक्शन ये बनेगी, इट विल बी क्लॉकवाइज। और W1 जो फोर्स है, वेट 1, इसकी वजह से अगर बीम रोटेट करेगा तो इसकी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज बनेगी। इसी तरह क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज को एक्सप्लेन करने के लिए हम नट और स्पैनर की भी एग्जांपल लेते हैं। ये एक नट है जिसको ओपन या क्लोज़ करने के लिए स्पैनर से फोर्स लगाई जा रही है। नॉर्मली जो डेली लाइफ में हमारे ये स्क्रूज़ यूज़ होते हैं, उनको टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनको रोटेट कराया जाता है। इस स्पैनर पे फोर्स लग रही है अपवर्ड, और ये स्पैनर इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये नट टाइट होगा। तो नट टाइट करने के लिए नॉर्मली जो फोर्स लगती है उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ द क्लॉकवाइज टॉर्क। और उसी नट को अगर हमने लूज़ करना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाएंगे और इसमें नट ओपन होगा, और ऐसा टॉर्क या जिस फोर्स की वजह से नट ओपन हो रहा हो उससे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है हम उसको काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अपने इस चीज़ को याद रखने के लिए कि नट जिस डायरेक्शन में टाइट हो रहा है नॉर्मल, वैसे इसके ऑपोजिट भी होते हैं। वो कुछ जगहों पे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी पर्पसेस होते हैं, वहाँ पे स्क्रूज़ इससे ऑपोजिट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमें स्क्रूज़ इसी डायरेक्शन में मिलेंगे कि उनको हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएं तो वो टाइट होंगे, और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराएं तो वो लूज़ हो जाएंगे। तो इसको हम क्लॉकवाइज टॉर्क कहेंगे और दूसरे को काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क कहेंगे। क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को हमने क्यों डिस्कस किया? क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है
वो इन्हीं दो टॉर्क से रिलेटेड है। स्टार्ट में यही डिस्कशन है कि ऐसी फोर्स जो स्पैनर पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लगाई जाए वो जनरली नट को टाइट करने के लिए यूज़ होती है, और उसकी वजह से जो टॉर्क या मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्लॉकवाइज मोमेंट कहेंगे, और उसी के अपोजिट जो चीज़ें हैं उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहेंगे या काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट। कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन पे अगर है, रेस्ट कंडीशन पे मींस कि ना वो मूव कर रही है ना ही वो ट्रांसलेट कर रही है और ना ही वो रोटेट कर रही है। रेस्ट मींस कि उसकी ना रोटेशन है और ना ही ट्रांसलेशन है। टॉर्क में हमने बॉडी की रोटेशन पढ़ी है, यहाँ पे हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो रोटेशन के हिसाब से रेस्ट कंसीडर कर रहे हैं। बॉडी अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो उसका क्या मतलब है, वो कब रेस्ट पे होगी, जब उसके ऊपर क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हों। जैसे ये हमारी सी सॉ की एग्जांपल है, ये अभी इस टाइम पे बैलेंस कंडीशन में है। इन दोनों में से कोई भी बच्चा जो है वो नीचे नहीं है, दोनों एक लेवल पे हैं, दोनों बैलेंस कंडीशन में हैं। ये क्यों बैलेंस कंडीशन में, क्योंकि इनका टॉर्क बैलेंस हुआ हुआ है। इस चाइल्ड की वजह से फोर्स डाउनवर्ड जो लग रही है उसकी वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, और जो सेकंड साइड पे चाइल्ड है इसकी वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इसमें की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है। तो अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, वो रोटेट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि वो बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड बॉडी तब होगी जब उसका क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये सेम होंगे। उस टाइम पे बॉडी बैलेंस कंडीशन में होगी। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स acting on a body is equal to the sum of anti-clockwise moments acting on it। बॉडी उस टाइम पे बैलेंस कंसीडर की जाएगी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी मोमेंट्स लग रहे हैं किसी बॉडी पे, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी मोमेंट्स लग रहे हैं उनको हम सम करें या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों, तो उस टाइम पे बॉडी बैलेंस कंडीशन में होगी। तो जब हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करना होगा उस वक्त हम कहेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जब भी हमने यूज़ करना है उस टाइम पे हम लिखेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क CCW। या फिर अगर आपने एक साइड के टॉर्क को टॉर्क 1 कहा है और दूसरे साइड के टॉर्क को टॉर्क 2 कहा है, तो आप कह सकते हैं टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2। दिस इज आवर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। और ये कब अप्लाई होगा, जब बॉडी बैलेंस कंडीशन में है। इसी से रिलेटेड हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अ मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट O। ये एक मीटर रॉड है और इसको सपोर्ट किया गया है, उसका जो मिडल पॉइंट है O उस पे। अगर मीटर रॉड को उसके मिडिल पॉइंट पे सपोर्ट कर दें तो वो बैलेंस कंडीशन में होता है। द ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट B। हमें ये पॉइंट A, B और O मीटर रॉड पे दिए गए, और उस पे क्या बताया है कि जो पॉइंट B है उस पे 10 न्यूटन का वेट सस्पेंड किया गया। ये ब्लॉक B है और इस पे 10 न्यूटन का वेट सस्पेंड है। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम O से इसका जो डिस्टेंस है इट इज़ 40 सेंटीमीटर। यहाँ O से लेके इस B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ 40 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस इट एट पॉइंट A। अगर हमने ये अगर पहले इस मीटर रॉड के ऊपर ब्लॉक्स सस्पेंड नहीं थे तो उस टाइम पे ये बैलेंस कंडीशन में था, क्योंकि ये अपने मिड पॉइंट के ऊपर सपोर्ट किया गया था। अगर हमने राइट साइड पॉइंट B पे 10 न्यूटन का वेट सस्पेंड किया तो इसकी वजह से इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने अब इसको वापस बैलेंस कंडीशन में लेके आना है, तो दूसरी साइड पे हम कितना वेट लगाएं, और उसके लिए हमें डिस्टेंस दे दिया गया 25 सेंटीमीटर का। अगर तो 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता तो इसका मतलब यही था कि हम जितना वेट 1 है उतना ही वेट 2 लगाएं, या अगर ये हमने वेट 2 इधर खा हुआ है तो दूसरी साइड पे वेट 1 भी उतनी अमाउंट का लगाएं, तो हमारा जो ये मीटर रॉड है ये अगेन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है,
फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस इट एट पॉइंट ए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। वो पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ओ से, जो मिड पॉइंट है रॉड का, उससे 25 सेंटीमीटर अवे है। तो अब अगर 25 सेंटीमीटर अवे है, मोमेंट आर्म ये दोनों की डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये वेट भी डिफरेंट होगा, तब ये रॉड बैलेंस हो सकता है। क्योंकि हमने टॉर्क के टॉपिक में क्या पढ़ा था कि टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू फोर्स मल्टीप्लाई बाय द मोमेंट आर्म। यहाँ पे अगर वेट 10 न्यूटन है, उसको हम इसके 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से या मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिज़ल्ट कुछ और आएगा। और अगर हम यहाँ पे वेट 1 भी 10 न्यूटन ही सस्पेंड कर दें और उसका जो मोमेंट आर्म है दिस इज़ 25 सेंटीमीटर, इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर डिफरेंट होगा। तो बैलेंस कंडीशन में टॉर्क 1 टॉर्क 2 के इक्वल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये लाजमी तौर पे W1 जो है ये डिफरेंट होगा और इसका मैस W2 से ज़्यादा होगा, तब ही ये बैलेंस हो सकता है, ये टॉर्क तब ही ज़्यादा आएगा। अगेन हम इस पे टॉर्क की डायरेक्शन शो कर देते हैं। W2 वेट की वजह से जो टॉर्क एक्ट कर रहा है हम उसको कहेंगे इट इज़ टॉर्क 2, और W1 वेट की वजह से जो टॉर्क एक्ट कर रहा है हम उसको कहेंगे दिस इज़ टॉर्क 1। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये मैस फाइंड आउट करना है। गिवन हमें क्या है, W2 इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन और इसका जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मीटर रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये वेट फोर्स है और ये इस लाइन में एक्ट कर रही है। इन दोनों लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसकी मोमेंट आर्म है। तो ये OB डिस्टेंस, दिस इज़ द मोमेंट आर्म फॉर W2। OB इज़ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और हम SI सिस्टम में वैल्यूज़ लिखते हैं, सो इट विल बी 0.4 मीटर। W1 हमने फाइंड आउट करना है और OA जो मोमेंट आर्म है W1 के लिए, इट इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.25 मीटर। एंड वी हैव टू फाइंड W1। एक वेट गिवन है, उसकी मोमेंट आर्म गिवन है, सेकंड मोमेंट आर्म गिवन है लेकिन वेट गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये कहा गया वो वेट हमने फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से ये रॉड जो है बैलेंस हो जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बैलेंस बॉडी के लिए लगता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टॉर्क 1 इज़ इक्वल टू टॉर्क 2। एज वी नो दैट टॉर्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, जिसको हमने L से शो किया था। यहाँ पे हमारे लिए फोर्स W है और मोमेंट आर्म OB होगी या फिर OA होगी, जिस फॉर्म में हमें यहाँ पे गिवन है। सो टॉर्क 1 इज़ W1 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म, इट इज़ OA विच इज़ इक्वल टू टॉर्क 2 होता है W2 को मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स 2 को मल्टीप्लाई करें विद इट्स मोमेंट आर्म OB। नाउ वी पुट वैल्यूज़। W1 हमारे लिए अननोन है, OA is 0.25 and W2 is 10, OB is 0.4। W1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम दोनों साइड्स को 0.25 पे डिवाइड कर दें। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.25, it will be 4 divided by 0.25, so W1 will be equal to 16 न्यूटन। 16 न्यूटन का हम ब्लॉक W1 अगर प्लेस करें, सस्पेंड करें
पॉइंट ए पे जो 25 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस टाइम पे ये मीटर रॉड बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। बैलेंस कंडीशन में क्यों आएगा? क्योंकि उस टाइम पे इसका टॉर्क 1 टॉर्क 2 के इक्वल होगा, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अगर टॉर्क 1 क्लॉकवाइज टॉर्क और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो तो बॉडी बैलेंस कंडीशन में होती है। तो हमने ब्लॉक का वेट बताना था, कितने वेट का ब्लॉक हम सस्पेंड करें। 16 न्यूटन का ब्लॉक हम सस्पेंड करें तो ये मीटर रॉड बैलेंस कंडीशन में होगा। और इसकी वैल्यू W2 से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि W2 की जो मोमेंट आर्म है वो ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, अगर हमने उतना ही टॉर्क दूसरी साइड पे प्रोड्यूस कराना है तो एक लेंथ तो हमारे पास जो मोमेंट आर्म है वो फिक्स हो गई है। तो हम अगर W1 को इंक्रीज़ करेंगे तो तब ही ये बैलेंस कंडीशन में जाएगा। अगर हम ये टॉर्क 1 और टॉर्क 2 को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की टर्म में बताना चाहें तो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जैसे अभी हमने इधर क्लॉक के ऊपर शो किया कि ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये एरो क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज़ अवर क्लॉकवाइज मोमेंट। और जो इसके ऑपोजिट एरो है वो क्लॉक की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, सो इट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, या फिर हम इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को हम सी सॉ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर दो चाइल्ड आपस में प्ले करना चाहते हैं तो उस टाइम पे उनका जो मोमेंट है, जो उनका टॉर्क है वो अनबैलेंस्ड होगा, तो तब वो प्ले करेंगे। अगर उनका टॉर्क बैलेंस हो गया तो फिर वो प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर टॉर्क उन दोनों का इक्वल हो गया तो ये रॉड, ये सी सॉ बैलेंस हो जाएगा और ये मूव नहीं करेगा, ये ऐसे स्ट्रेट कंडीशन में ही रहेगा। इसी तरह आपकी यहाँ पे कोई क्विज में भी क्वेश्चन दिया गया, कैन अ स्मॉल चाइल्ड प्ले विद अ फैट चाइल्ड ऑन द सी सॉ? क्या एक स्मॉल चाइल्ड फैट चाइल्ड के साथ सी सॉ पे प्ले कर सकते हैं? एक का वेट ज़्यादा है, दूसरे का वेट कम है। दे कैन प्ले। वो प्ले कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने एग्जांपल सॉल्व करके बताया है कि अगर वेट ज़्यादा है, एक साइड पे वेट कम है, दूसरी साइड पे वेट ज़्यादा है, तो इनके अगर हम मोमेंट आर्म चेंज कर दें, जिसका वेट ज़्यादा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब उसको कर दें, उसका मोमेंट आर्म कम कर दें, तो जिसका वेट कम है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर कर दें, उसका मोमेंट आर्म ज़्यादा कर दें, तो ये बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। और ऐसे ही अगर इनके ये मोमेंट आर्म जो है इक्वल कर दें, अनबैलेंस हो जाएगा, तो अनबैलेंस हुए हुए अनबैलेंस कंडीशन में प्ले कर सकेंगे। दे कैन प्ले, अ स्मॉल चाइल्ड कैन प्ले विद अ फैट चाइल्ड ऑन द सी सॉ बाय एडजस्टिंग देयर मोमेंट आर्म। अपने वो मोमेंट आर्म एडजस्ट कर लें तो वो प्ले कर सकते हैं। Two children are sitting on the seesaw such that they cannot swing. What is the net torque in this situation? नेट टॉर्क इस सिचुएशन में क्या होगा? जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन है कि दोनों प्ले नहीं कर पा रहे ये बैलेंस कंडीशन में, तो टॉर्क जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल है। नेट टॉर्क के लिए हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल द टॉर्क कर देते हैं। दो टॉर्क्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसका मतलब है इनका साइन ऑपोजिट है। तो अगर हम इसको कहें ये पॉजिटिव टॉर्क है और ये नेगेटिव टॉर्क है, तो दोनों का सम अगर लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज इक्वल हैं, तो आंसर 0 आ जाएगा। क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क, देयरफॉर द नेट टॉर्क वुड बी 0। टॉर्क के टॉपिक से ही रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का। A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spanner। एक कोई भी नट है जिसके ऊपर 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है, F इज इक्वल टू 200 न्यूटन। उसको टाइट करने के लिए यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, जो स्पैनर की लेंथ है इट इज़ 10 सेंटीमीटर। What length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? अगर हम फोर्स 150 न्यूटन की अप्लाई करें
उसी नट को लूज़ करने के लिए तो स्पैनर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? हम सपोज कर लेते हैं कि जिस फोर्स से नट को टाइट किया जा रहा है, दिस इज़ फोर्स 1 F1, और उसके लिए जो स्पैनर यूज़ किया जा रहा है उसकी लेंथ है L1, इट इज़ 10 सेंटीमीटर। उसी नट को हमने लूज़ कराना है, लेकिन हम डिफरेंट फोर्स लगा रहे हैं। 150 न्यूटन फोर्स हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसको F2 से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो इसकी लेंथ है वो L2 होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इस लेंथ से वो डिफरेंट होगी, क्योंकि हमें एक ही नट लूज़ या टाइट कराने के लिए सेम टॉर्क चाहिए होता है। अगर हमने 100 न्यूटन मीटर के टॉर्क से कोई नट ओपन कर लिया तो 100 न्यूटन मीटर टॉर्क के से ही हम उस नट को क्लोज़ कर सकते हैं, उससे कम टॉर्क से हम उसको क्लोज़ नहीं कर सकते। सेम नट है, सेम टॉर्क हमें चाहिए। इट मीन्स कि हम यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ही अप्लाई करेंगे। टॉर्क 1 विल बी इक्वल टू टॉर्क 2। टॉर्क 1 इज फोर्स 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म L1। लेंथ स्पैनर की मोमेंट आर्म कैसे है, हमने जो कल भी डिस्कशन की है टॉर्क की, या फिर आज हमने इधर फिगर देखी है जिसमें स्पैनर यूज़ किया गया। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके फोर्स जहाँ पे अप्लाई की जा रही है यही इसकी लेंथ है स्पैनर की, और यही इसके लिए मोमेंट आर्म है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है। दिस इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इन दोनों के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम स्पैनर की लेंथ भी कह सकते हैं और मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं। सो आवर मोमेंट आर्म फॉर स्पैनर 1 इज़ L1, and for spanner 2 torque 2 is force 2 multiplied by L2। इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करके L2 फाइंड आउट कर सकते हैं। F1 L1 divided by F2 is equal to L2, therefore L2 will be equal to F1 is 200 Newton multiply by L1 is 10 centimeter, it is equal to 0.1 meter, multiply by 0.1 divided by F2 is 150, 0.1 multiplied by 200 is 20, 20 divided by 150, 2 divided by 15, so it is equal to 13.3. 2 divided by 15 is 0.133, और हमने क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए मीटर में कन्वर्ट किया लेंथ को, इसलिए ये भी मीटर है। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें इट विल बी 13.3 सेंटीमीटर। अगर हम कम फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, सेम नट को ओपन करने के लिए 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उस स्पैनर की लेंथ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। पहले हम 10 सेंटीमीटर का स्पैनर यूज़ कर रहे थे, उतना ही टॉर्क हमने प्रोड्यूस कराना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारी फोर्स कम लगे, तो हमने स्पैनर की लेंथ इंक्रीज़ कर दी है, तो हम कम फोर्स अप्लाई करके उसी नट को लूज़ भी कर सकते हैं। सो व्हाट्स द क्वेश्चन, व्हाट लेंथ ऑफ अ स्पैनर इज़ रिक्वायर्ड। स्पैनर की कितनी लेंथ हमें चाहिए? 13.3 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर is required to loosen the same nut with 150 Newton force। मिनी एक्सरसाइज में भी सेम क्वेश्चन है इन स्टेप्स पे। A force of 150 Newton can loosen a nut when applied at the end of a spanner 10 centimeter long। फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, इट इज़ 150 न्यूटन। At the end of 10 centimeter long spanner, the length of spanner is 10 centimeter. What should be the length of the spanner to loosen the same nut with 60 Newton force? अगर 60 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए तो सेम नट
कितने लेंथ के स्पैनर से लूज हो सकता है. वी हैव टू फाइंड L2. Since the nut is same, so the torque will be same. Therefore, torque 1 will be equal to torque 2, and we can write it as force 1 multiplied by this moment arm is equal to force 2 multiplied by its moment arm. Therefore, L2 will be equal to F1 L1 divided by F2. By putting values, F1 is 150 Newton, L1 is 0.1 divided by F2 is 60. It is L2 is 0.25 meter, or you can write as the length 25 centimeter long spanner is required to loosen the same nut with a force of 60 Newton. The second part is how much force would be sufficient to loosen it with a 6 centimeter long spanner. अगर स्पेनर की लेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स 3 यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट. टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 3 क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने 3 यूज़ किया है फॉर our second part. So L3 will be equal to F1 L1 divided by, we have to find F3, so it will be F3. So F3 will be equal to F1 L1 divided by L3. So when you put values, force 1 is 150 Newton multiplied by its moment arm 0.1 meter divided by L3 is 6 centimeter, which is 0.06 meter. When we solve, we get 2.5 meter, which is equal to, no, 2.5 meter, it is Newton, because we are going to find the force. No, it is not 2.5. 150 multiplied by 0.1 divided by 0.06, it is 250. So 250 Newton force will be required to loosen the same nut if we use 6 centimeter long spanner.